नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार जोर-शोर से जारी है। नए-नए दावे, नए-नए वादे और अब नेताओं के भाषा का स्तर भी लगातार गिरता नजर आ रहा है और आज तो बिहार की राजनीति में बंद ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन गया। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने एक दूसरे पर तीर छोड़े, एक दूसरे पर बाण छोड़े, एक दूसरे की तुलना वो बंदर से करते हुए नजर आए। दुर्भाग्यपूर्ण है, हम दोनों के ही बयानों का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई हमला करेगा तो जवाब तो आएगा। लेकिन इस बीच बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है और वो बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये बात तो आपको पता होगी, कल ही हमने बताया था आपको कि बिहार में आरा की रैली में मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कट्टे की बात भी कही, कनपटी की बात भी कही, लेकिन जब वो आरा में मंच से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, दुनिया के सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद जब वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, उस समय आरा में मंच के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भाषण दुनिया के 7 देशों के राजनयिक सुन रहे थे। जी हाँ, एक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है, जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार की धरती पर जाकर आरा की चुनावी रैली में शब्दों की सारी मर्यादाएँ तोड़ रहे थे, तब दुनिया के 7 बड़े देशों के डिप्लोमैट्स, दुनिया के 7 बड़े देशों के राजनयिक प्रधानमंत्री मोदी की इस तरह की भाषा को सुन रहे थे। अब आपको लग रहा होगा कि शायद मोदी जी को पता नहीं होगा कि 7 देशों के राजनयिक उनकी ये भाषा सुन रहे हैं। शायद मोदी जी को पता नहीं होगा कि बिहार की जनता के साथ-साथ दुनिया के 7 बड़े देशों के राजनयिक डिप्लोमैट्स भी उस जनसभा में मौजूद हैं, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत है। इसके पीछे की कहानी कुछ और है, इसके पीछे की दास्तान कुछ और है। तो इस बड़ी स्टोरी से जुड़े एक-एक तथ्य को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। बिहार के विधानसभा चुनाव में केवल बिहारियों की ही दिलचस्पी नहीं है। बिहार के विधानसभा चुनाव में इस देश के मीडिया कर्मियों की दिलचस्पी ही नहीं है। बिहार के विधानसभा चुनाव में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, राजस्थान से लेकर अगर आप नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में चले जाएँ, अरुणाचल प्रदेश तक के ही लोगों को दिलचस्पी नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देश, दुनिया के बड़े-बड़े देश जो हैं, वो भी बिहार के विधानसभा चुनाव की पल-पल की खबर ले रहे हैं, बिहार के विधानसभा चुनाव की पल-पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। तो इतना ज़्यादा ये महत्वपूर्ण चुनाव हो गया है, लेकिन इन विदेशी डिप्लोमैट्स को बिहार की धरती पर लेकर कौन गया? और ये विदेशी डिप्लोमेट्स बिहार के विधानसभा चुनाव के मैदान में जाकर आखिर कर क्या रहे थे आरा में, आखिर कर क्या रहे थे पटना में, बिहार के अलग-अलग इलाकों में ये कर क्या रहे थे, इससे जुड़े एक-एक तथ्यों को इस स्टोरी में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन शुरुआत एक अपील, एक आग्रह के साथ करूँ। पिछले कुछ महीनों के दौरान आपने हमारा भरपूर साथ दिया, भरपूर सहयोग दिया, भरपूर समर्थन दिया और आप लोग कमेंट्स करके भी लगातार हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। लेकिन हमें आने वाले दिनों में भी आपके साथ सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। आप शब्दों से हमारा हौसला बढ़ाते हैं। निश्चित तौर पर ये हमारे लिए प्रेरणादायक है, लेकिन हमें आपसे हर तरह के साथ सहयोग की ज़रूरत है और इसमें आर्थिक सहायता भी शामिल। तो आप हमें ज़रूर बताइए कि आप किस तरह से हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं, किस तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, अगर मेंबर के तौर पर जॉइन कर सके तो जॉइन भी कीजिए और किस तरह से आप हमारे साथ जुड़कर हमें फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, ताकि हम बुलंदी के साथ अपने बुलंद आवाज़ में आप तक सच्ची खबर और सही खबर बताते हुए नज़र आएँ। अब आते हैं आज की इस बड़ी खबर पर। जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया के देशों की निगाहें बिहार के विधानसभा चुनाव पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरा की जिस रैली की में जिस चुनावी सभा में कट्टे और कनपटी की बात कहते हुए नजर आ रहे थे, जिसका मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जोरदार शब्दों में जवाब दिया कि कांग्रेस को कोई धमका नहीं सकता, लेकिन कट्टे की और कनपटी की बात कहने वाले प्रधानमंत्री क्या मौजूद थे क्या वहां? ये एक बड़ा सवाल है। कम कहे कुछ ज़्यादा समझिएगा कि अंदर की खबर प्रधानमंत्री के पास कैसे आई?
और इसको लेकर विस्तार से मैंने कल एक स्टोरी बनाई है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जब ये बोल रहे थे, उस समय जापान भारत में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में जापान बड़े पैमाने पर मदद देता है। बुलेट ट्रेन में भी जापान का सहयोग है और दिल्ली मेट्रो सहित देश के कई शहरों में जो मेट्रो आया, उसमें भी जापान का सहयोग रहा है। भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार देश है। इंडोनेशिया, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, जिनको ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं, भूटान और दक्षिण अफ्रीका। इन 7 देशों के जो डिप्लोमेट थे, इन 7 देशों के जो राजनयिक थे, वो आरा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में मौजूद थे। और इनको लेकर कौन गया था? जैसा कि मैंने कहा था आपको कि प्रधानमंत्री इससे अनजान हो इसलिए वो इस तरह की भाषा बोल गए, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को पूरी तरह से पता था कि आरा की इस चुनावी रैली में उनका भाषण सुनने के लिए दुनिया के 7 महत्वपूर्ण देशों जापान, इंडोनेशिया, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, भूटान और दक्षिण अफ्रीका के राजनयिकों का दल उस जनसभा में मौजूद है, क्योंकि इन डिप्लोमेट्स को भारतीय जनता पार्टी ही बिहार लेकर गई थी। भारतीय जनता पार्टी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में ले गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों से इसको एक पैटर्न बना रखा है कि वो विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री की अपने महत्वपूर्ण नेताओं की रैली को दिखाने के लिए विदेशी राजनयिकों को वहां ले जाते हैं और इसी अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी जो है इन 7 देशों के डिप्लोमेट्स को राजनयिकों को बिहार ले गई थी और 2 दिवसीय दौरे के दौरान ये आरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली के कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना। इसके बाद रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और बिहार प्रदेश के चुनाव प्रभारी भी हैं, विनोद तावड़े जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है और बिहार के प्रभारी भी है, उनसे मुलाकात की। उन्हें कुछ जगहों पर भी ले जाया गया, वहां जाकर भी उन्होंने बिहार के विधानसभा चुनाव की प्रक्रियाओं को बहुत गौर से देखा, उसको समझने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से किस तौर तरीके के साथ चुनाव प्रचार करती है, कैसे ज़मीनी धरातल पर जाकर काम करने की कोशिश करती है, ये उन्होंने विदेशी राजनयिकों को समझाने की कोशिश की। इसको दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कि जिस तरह से विपक्षी राजनीतिक दलों ने वोट चोरी को एक बड़ा अहम मुद्दा बना दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी जो है, देश के साथ-साथ दुनिया के महत्वपूर्ण देशों को भी ये कन्विंस करने की कोशिश करती है, ये समझाने की कोशिश करती है कि नहीं, चुनावी प्रक्रिया में कोई खोट नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी से नहीं होती, वोट चोरी से नहीं होती, जनता से के समर्थन पर उनको जीत हासिल होती है। लेकिन एक यहाँ बड़ा सवाल उठ रहा है। मैं उस सवाल को सिर्फ आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विदेशी राजनयिकों की एक हद होती है। जब हम वीज़ा भी देते हैं ना, तो उसमें भी ये तय कर लिया जाता है अलग-अलग देशों में कि वो कौन से राज्य में जाएँगे, कौन से राज्य में नहीं जाएँगे। क्योंकि विदेशी संबंध बहुत सारे छोटे-छोटे पहलुओं पर निर्भर करता है। आमतौर पर कोशिश इस बात की जाती है कि जो विदेशी डिप्लोमेट्स हैं, वो भारत की आंतरिक राजनीति में, भारत की घरेलू राजनीति में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। अमेरिका हो और दुनिया के कई बड़े-बड़े देशों में बाहरी हस्तक्षेप चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। यहाँ मैं कतई नहीं कह रहा कि बाहरी हस्तक्षेप हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि वो विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव के दौरान अलग-अलग देशों के राजनयिकों को ले जाकर प्रधानमंत्री की रैलियाँ सुनवाती है। वो रैली जिसमें प्रधानमंत्री कट्टे और कनपट्टी की बात कहते हुए नज़र आते हैं। बीजेपी के चुनावी रणनीति के तौर तरीकों को समझाती है, चुनाव कैसे करवाए जाते हैं, कैसे लड़े जाते हैं, ये बताती हुई नज़र आती है और ये तमाम देश है, जो समृद्ध है संवैधानिक परंपराओं से, इनके अपने देश में संवैधानिक परंपराएँ बहुत मजबूत है और ब्रिटेन तो वो है जिससे आज़ादी पाकर हमने अपना संविधान बनाया था और हमारी सरकार चल रही है यहाँ पर। तो ऐसे देशों के राजनयिकों को बुलाकर आप भारतीय जनता पार्टी की रणनीति दिखाने के बहाने, नरेंद्र मोदी की रैली दिखाने के बहाने, बीजेपी के चुनावी तौर तरीकों को समझाने के बहाने, कहीं उन्हें भारत की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित तो नहीं कर रहे हैं। ये सवाल बहुत गहरा है।
ये सवाल बहुत गंभीर है। क्योंकि उनके साथ जहाँ संबंध रखने चाहिए, संबंध वहीं तक सीमित रखने चाहिए। आप उनको चुनावी प्रक्रिया में जोड़ देते हैं, आप उनको चुनावी रैलियों में आमंत्रित करने लग जाते हैं, फिर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित कीजिए, वो एक ज़रूरी हिस्सा हो सकता है, वो एक ज़रूरी कदम हो सकता है। लेकिन चुनावी प्रक्रिया उनको गाजे-बाजे के साथ ले जाना, गाजे-बाजे के साथ उनको प्रधानमंत्री की रैली में बिठाना, गाजे-बाजे का मतलब शब्दशः मत लीजिएगा, लेकिन आओ-भगत के साथ बिठाया जाता है। सत्ताधारी पार्टी के नेता, सांसद, मंत्री जैसा कि मैंने अभी तमाम नाम बता दिए, वो उनका स्वागत करते हुए नज़र आते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मैं अपने तमाम दर्शकों से अपील करूँगा, आग्रह करूँगा, इस सवाल को मैं यहीं छोड़े जा रहा हूँ, कोई टिप्पणी नहीं इस पर, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो कदम है ये सही है? क्या भारतीय जनता पार्टी का विदेशी राजनयिकों को इस तरह से चुनाव के मैदान में ले जाना क्या सही है? क्या भारतीय जनता पार्टी घरेलू राजनीति में उनके हस्तक्षेप को एक कदम आगे बढ़कर प्रोत्साहित करती हुई नज़र नहीं आती है? इस पर आपका क्या मानना है? कमेंट करके हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाज़त। जाते-जाते आपसे अपील करूँगा, आग्रह करूँगा, ये स्टोरी बहुत गंभीर है। इसलिए पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, 2, 4, 5, 10 लोगों तक पहुँचा दीजिएगा, ताकि उन तक भी ये गंभीर मुद्दा पहुँचे और वो कमेंट करके हमें बताएँ कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस नीति और भारतीय जनता पार्टी की इस नीति को लेकर क्या सोचते हैं? क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गंभीर है। अगर आप नए दर्शक हैं, तो हमारे यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए पुराने दोनों दर्शकों से अपील करूँगा, आग्रह करूँगा कि आप आगे बढ़िए, अगर मेंबर के तौर पर जॉइन कर सकते हैं, तो हमारे यूट्यूब मंच को मेंबर के तौर पर भी जॉइन कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाज़त। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, आप लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म। नमस्कार।